हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एग्जाम की के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th के हिस्ट्री के मॉडल सेट को, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम फटाफट से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। ए नंबर में ऑप्शन है प्रश्नावली लंबी हो सकती है, बी में है प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, सी में है प्रश्नों का क्रम सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए, डी में है प्रश्न अस्पष्ट होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। एडम स्मिथ, गोटफ्राइड एकेनवॉल, सी में है अल्फ्रेड मार्शल, डी में है पीसी महाल नोबिस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोटफ्राइड एकेनवॉल है। सांख्यिकी का जनक अगर कहेगा तो गोटफ्राइड एकेनवॉल, और अर्थशास्त्र का जनक अगर कहेगा तो एडम स्मिथ होगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संबंध में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। एडम स्मिथ, गोटफ्राइड एकेनवॉल, सी में है अल्फ्रेड मार्शल, डी में है पीसी महाल नोबिस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ए में है सही व्याख्या करना कठिन, बी में है उत्तर का विकल्प मौजूद होता है, सी में है उत्तर में समानता पाई जाती है, और डी में है स्कोर करना कठिन होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि सही व्याख्या करना कठिन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि परास का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर, बी में है अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का योग, सी में है अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का औसत, और डी में है न्यूनतम और अधिकतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला दो वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है। ए में है कालिक, बी में है मात्रात्मक, सी में है स्थानिक, और डी में है गुणात्मक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि किस सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है। सॉरी, किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है। उपशीर्षक, शीर्षक, अवशीर्ष या स्तंभ शीर्षक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवशीर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। ए है सतत चर, बी में है विविक्त चर, सी में है सतत और विविक्त दोनों चर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतत चर है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सभी प्रेक्षणों के मूल्य के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर भागफल को क्या कहा जाता है। समांतर माध्य, माध्यिका, गुणोत्तर माध्य, या फिर बहुलक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समांतर माध्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है। निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है। ए है समांतर माध्य, बी है माध्यिका, सी है गुणोत्तर माध्य, और डी है बहुलक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माध्यिका है। जब भी हम माध्यिका बनाते हैं तो उसे
आंकड़ों को जो है बढ़ते क्रम में सजाना पड़ता है, तभी हम माध्यिका को निकाल पाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़े को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। ए है समांतर माध्य, बी है माध्यिका, सी है चतुर्थक और डी है बहुलक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि चतुर्थक है, नाम से भी पता चल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है। ए है परास गुणांक, सी है विचरण गुणांक और डी है विचलन गुणांक और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज है। परास गुणांक भी है, विचरण गुणांक भी है और विचलन गुणांक भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों को निरपेक्ष मान को लिया जाता है। ए में ऑप्शन है परास, बी में है माध्य विचलन, सी में है मानक विचलन और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि माध्य विचलन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 तथा समांतर माध्य 50 है तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा। दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या करना है कि विचरण गुणांक जो होता है, विचरण गुणांक बराबर क्या सूत्र होता है, विचरण गुणांक, है ना। तो विचरण गुणांक बराबर जो सूत्र होता है वो होता है कि मानक विचलन बटा समांतर माध्य, मानक विचलन बटा मानक विचलन बटा में समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य और इंटू 100 होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा मानक विचलन कितना है, हमारा मानक विचलन जो है वो है 16, ठीक है, बटा समांतर माध्य कितना है 50 और इंटू कर देंगे 100। इसे काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, 16 दूना 32 यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 15 का है कि सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है। ए में है अरेखीय सहसंबंध, बी में है रेखीय सहसंबंध, सी में है दोनों रेखीय तथा अरेखीय सहसंबंध और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेखीय सहसंबंध हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा, 0, 1, -1 या फिर 0.9। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है, कार्ल पियर्सन को, फिशर या फिर स्पीयरमैन को या फिर एडम स्मिथ को। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्पीयरमैन को जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। ए में है संवेदी सूचकांक, बी में है थोक कीमत सूचकांक, सी में है औद्योगिक उत्पाद सूचकांक और डी में है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि लेस पेयर का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ए में है वर्तमान अवधि की कीमत, बी में है वर्तमान अवधि की मात्रा, सी में है आधार अवधि की कीमत और डी में है आधार अवधि की मात्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि आधार अवधि की मात्रा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है कि मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांकों को क्या कहा जाता है। ए में है सरल समूहित सूचकांक, बी में है सरल मूल्यानुपात सूचकांक, सी में है भारित सूचकांक और डी में है इनमें से सभी।
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? ए में है उद्योग, बी में है कृषि, सी में है सेवा और डी में है विनिर्माण। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृषि है, एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1935, 1938, 1950 या फिर 1948। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मेरे पास है कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 10वीं, 11वीं, 12वीं या फिर 13वीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 मेरे पास है कि भारत की नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1975, 1988, 1991 या फिर 1998। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। 25 में है कि विनिवेश का उद्देश्य क्या है? ए नंबर ऑप्शन है कि वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, बी में है आधुनिकीकरण में सहायता देना, सी में है सरकार द्वारा आय एकत्रित करना और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? 1990, 1995, 1955 या फिर 2001। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1995 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है कि ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? ए नंबर है कृषि, बी में है उद्योग, सी में है परिवहन और डी में है बैंकिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृषि हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान या फिर भारत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2004 में, 2005 में, 2007 में या फिर 2011 में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास के निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? इंजीनियर, कंप्यूटर, डॉक्टर या फिर शिक्षक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंप्यूटर जो है वो मानव पूंजी नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मानव विकास है एक साधन, एक साध्य, साधन एवं साध्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि साधन एवं साध्य दोनों है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? ए ऑप्शन है परिवहन का विकास, बी है शहरीकरण, सी है सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की आधारित संरचना के अंतर्गत आता है बिजली, सिंचाई, सड़कों का निर्माण, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 34 नंबर कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969, 1975, 1985 या फिर 1990। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 35 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है कि ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में डैश है। क्या है? अधिक, कम, बराबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 के ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को डैश कहा जाएगा, यानी कि नियमित वेतन भोगी कर्मचारी कहा जाएगा, स्वनियोजन कहा जाएगा, दिहाड़ी मजदूर कहा जाएगा या फिर गैर आर्थिक क्रिया कहा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिहाड़ी मजदूर कहा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। 37 है कि इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ए में है ताप बिजली, बी में है पन बिजली, सी में है सौर ऊर्जा और डी में है कोयला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौर ऊर्जा होगा, सोलर एनर्जी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है कि इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है? पहला है शिशु मृत्यु दर, बी में है नामांकन दर, सी में है साक्षरता दर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिशु मृत्यु दर है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? ए नंबर में ऑप्शन है कि यह हल्का है, बी में है यह महंगा है, सी में है इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है और डी में है यह कम लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास कि सार्क का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 8 दिसंबर 1985, बी है 9 सितंबर 1980, सी में है 12 दिसंबर 1988 और डी में है 5 जून 1989। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 दिसंबर 1985 को सार्क का गठन हुआ। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन की पहुंच सबसे पहले आप तक हो।